रविवार को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सवाल उठाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो जमीन 18 करोड़ में खरीदी, वही जमीन कुछ मिनट पहले 2 करोड़ में खरीदी गई थी। दोनों ही सौदे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा गवाह हैं। सफाई देने के बाद भी चीजें साफ नहीं हो जाती हैं। इस करार के हिसाब से तो 2 साल में खेती की जमीन का दाम 9 गुना बढ़ा है। क्या और भी खेती की जमीन लिखाई गई है वहां पर जिनके दाम 9 गुना बढ़े हैं? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का एक कहावत है, रामचंद्र कह गए सियाज से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दौका, कौवा मोती खाएगा। अब ऐसा ही कलयुग आ चुका है भाजपा सरकार में, जब राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए पैसे भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों के हाथों में चले गए हैं। यानी कि आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो राम मंदिर निर्माण के नाम पर आपने ट्रस्ट में पैसे डाले थे, अब वो किस तरीके से घोटाले का हिस्सा बन चुके हैं और आपके पैसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आपको जानना आज बेहद जरूरी हो गया है। आज कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम आपके सामने लाए स्पेशल रिपोर्ट। पहला प्रश्न, राम मंदिर के लिए एक प्लॉट की कीमत रातों रात या 5 मिनट में 2 करोड़ से 18 करोड़ कैसे हो गई? 18 करोड़ का विवाद बड़ा या 4000 करोड़ का कथित घोटाला, ये जनता को तय कर। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बीजेपी चुप्पी साधे रही। सोमवार दोपहर तक आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बीजेपी के नेता का बयान नहीं आया, ना कोई ट्वीट आया। बीजेपी नेता और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय क्यों दोपहर तक गायब रहे, समझ नहीं आ रहा। अयोध्या में बड़ी मात्रा में जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, अधिग्रहण हो रहा है। कौन करोड़पति बन रहा है, अरबपति बन रहा है, इस कहानी तक पहुंचना आसान नहीं है। संसाधन और संवाददाताओं की फौज से ही मुमकिन है। जो नहीं है उसकी चर्चा छोड़िए, जो हो रहा है और जितना पता चल रहा है उसी को देखिए। संवैधानिक प्रतीक हमारी सोच से बाहर हो गए। धर्मपुर शहादत के गांव के लोगों को फिर से सरयू नदी में खड़े होकर प्रतिज्ञा करनी चाहिए और इस बार हाथ में संविधान की किताब हो। हमें नहीं मालूम कि इस गांव में दूसरी जाति के लोग रहते हैं या नहीं। अगर रहते हैं तो तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इस शपथ में क्या दिक्कत है। संविधान की शपथ लेते तो उसमें सब शामिल नजर आते। फिर भी आपको इस बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमने 5000 करोड़ के कथित घोटाले के सामने 18 करोड़ के कथित हेर फेर को कम महत्व दी। अब आते हैं कम महत्व के कुछ बड़े घोटालों पर। ऐसी खबरें घोटालों की दुनिया में एक ईंट के समान है, जो कब इधर से उधर कर दी जाती है पता नहीं चलता है। मैं समझता हूं कि लोग सदमे में हैं, लेकिन क्यों सदमे में हैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। 18 करोड़ रुपए की बात अगर आहत टाइप कुछ कर रही है तो एक सरकारी बैंक 4000 करोड़ के शेयर एक कंपनी को ट्रांसफर कर देने से कोई आहत क्यों नहीं होता है, यही समझने में अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी एक और कंपनी है जिसका नाम है पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इस कंपनी में पंजाब नेशनल बैंक की हिस्सेदारी बड़ी। इंडियन एक्सप्रेस के संदीप सिंह ने खबर लिखी है कि पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बोर्ड ने अमेरिका की एक कंपनी कार्लाइल ग्रुप को 4000 करोड़ रुपए के शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं, जिससे ये कंपनी इस ग्रुप की हो गई लगती है। पंजाब नेशनल बैंक की हिस्सेदारी 26% से भी कम हो गई है। यह खेल कैसे हुआ? पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड है। इस बोर्ड के 12 सदस्य हैं। 12 में से 7 सदस्यों का संबंध कार्लाइल ग्रुप से परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहा है। 2 सदस्य तो सीधे ही कंपनी के कर्मचारी हैं, क्योंकि पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में पहले से ही कार्लाइल ग्रुप की हिस्सेदारी है। जैसे पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ हरदयाल प्रसाद इसके पहले 2018 में स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड के प्रबंध निदेशक बनते हैं। फिर वहां से जुलाई 2020 में बीआरएस ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। 1 महीने के भीतर पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक बन जाते हैं। बीआरएस लेने से पहले मार्च 2020 में कार्लाइल ग्रुप को 9.3 करोड़ शेयर दे देते हैं। इससे एसबीआई कार्ड में कार्लाइल ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ जाती है।
ऐसा करने से इस कंपनी को 3 साल के भीतर 2000 करोड़ का मुनाफा होता है, ऐसा एक्सप्रेस ने लिखा है। जब स्टेट बैंक में थे तब 9500 करोड़ का पब्लिक इशू आया था, जिसमें 9.3 करोड़ शेयर कैरोलाइल ग्रुप को दिए गए थे। आईपीओ आने के 4 महीने के बाद हरदयाल प्रसाद रिटायरमेंट ले लेते हैं और पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के निदेशक बन जाते हैं। इसी तरह से कुल 5 सदस्यों के संबंध 4000 करोड़ का शेयर पाने वाली कंपनी से रहे हैं। सोचिए, पुराने बैंक में रहते हुए एक कंपनी को शेयर देते हैं, नए बैंक में जाकर कंपनी को पूरा बैंक दे देते हैं। बैंक में पैसा आपका होता है, उस पैसे का खेल कोई और खेल रहा होता है। पिछले सप्ताह हिंदू बिजनेस लाइन और बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह की लेन देन पर निगरानी रखने वाली संस्था SES स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये सौदेबाजी गलत है। सवाल किया है कि क्यों पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी हिस्सेदारी कैरोलाइल ग्रुप के आगे सरेंडर कर दी। इससे बैंक को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हेर फेर का गेम केवल सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए नहीं होता है, कई बार सरकारी कंपनी को अपना माल बेचकर हजारों करोड़ कमाने का भी होता है। पूछिए कैसे? यह जो हो रहा है वह ना तो अकल्पनीय है और ना ही अभूतपूर्व है। खिलाड़ी अपना खेल ऐसे ही खेलते हैं और आप हैं कि गैस सिलेंडर की मामूली सब्सिडी के लिए रोए जा रहे हैं। इनकी कहानी आप सुन चुके हैं लेकिन भूल चुके हैं। गुजरात प्रांत के बड़ोदरा जिले के नितिन संदेसरा, चेतन कुमार संदेसरा, उनकी पत्नी दीप्तिबेन के भाई हितेश कुमार पटेल, गुजरात का यह धनिक परिवार एक दिन भारत से लापता हो गया। मार्च 2019 की बात है। भारत के कई बैंकों का 5127 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। इस परिवार ने अल्बानिया में जाकर निवेश किया, नाइजीरिया की नागरिकता ली। दी वायर में इनकी खुशहाली पर लंबी रिपोर्ट छपी है, ठीक से समझने के लिए वहां जाकर पढ़ें। आपको जानकर खुशी होगी कि बड़ोदरा का यह भगोड़ा कई तरह के धंधे कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं, 50,000 करोड़ से अधिक का कारोबार है, चाय का व्यापार है, जेलेटिन बनाते हैं जिसका इस्तेमाल भारत की दवा कंपनियां करती हैं। यही नहीं, नाइजीरिया में इसने एक तेल कंपनी बनाई जिससे भारत की सरकारी कंपनियों ने 5000 करोड़ का कच्चा तेल खरीदा है। संदेसरा की कंपनी ने लंदन की कंपनी ग्लेनकोर को कच्चा तेल बेचा और फिर उस कंपनी से भारतीय कंपनियों ने कच्चा तेल खरीदा। नाइजीरिया से तेल का आयात भी अगर आप देखें उस तरह से तो 59% बढ़ गया है। बाकी वायर की रिपोर्ट में विस्तार से समझने के लिए जरूर पढ़ें। आपकी नौकरी गई है, आप होम लोन की EMI को लेकर कितने परेशान हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन इन लोगों को कोई परेशानी नहीं, जो नहीं भागे हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि बैंकों का हजारों करोड़ का लोन लेकर भारत से आप भागेंगे। जो नहीं भागते हैं उनके लिए बैंक ही दूसरे तरीके से लूट की भरपाई कर देते हैं। इसे कानूनी शब्दों में लूटना नहीं कहते। तो आप शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर। रवीश कुमार अपनी स्पेशल रिपोर्ट में यह साफ कर देते हैं कि आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो पैसे आपने राम मंदिर ट्रस्ट में दिए थे, अब वो पैसे किसी और का ट्रस्ट बन चुका है। यानी कि अपने पर्सनल डिजायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए अब ये नेता आपके दिए गए पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं और राम मंदिर और श्रद्धा के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में सच्चाई जो है जनता से कब तक छुपी रहती? भाजपा सरकार ये कितना भी दिखा ले कि इस पे जांच की जाएगी, योगी सरकार कितना भी कह ले कि इस पर कड़े तरीके से कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये पैसे आखिर किसको मुनाफा देने के लिए पहुंचाए गए? ये राम मंदिर ट्रस्ट का घोटाला आखिर किसको मुनाफा पहुंचाना चाह रहा है, इस बारे में भी एक विश्लेषण करना जरूरी है। ऐसे में ये रिपोर्ट कभी सामने नहीं आएगी, क्योंकि ना कभी ईडी की रिपोर्ट सामने आती है, ना कभी सीबीआई की रिपोर्ट सामने आती है, ना कभी CAG की रिपोर्ट सामने आती है। ऐसे में बीजेपी सरकार अगर घोटाला करती भी है तो जनता के सामने नहीं आ पाता। और ऐसा ही घोटाला अब आपके पैसों के जरिए किया जा रहा है। PM केयर रिलीफ फंड भी आपके दिए गए फंड्स का ही घोटाला था और अब राम मंदिर के नाम पर भी ऐसा ही घोटाला करने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार। बाकी खबरों के लिए बने रहें VY न्यूज के साथ। धन्यवाद।